पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। इसे किसने लिखा है? इसे सुप्रसिद्ध लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिखा है। बच्चों ये पाठ असल में एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का बहुत ही कम शब्दों में कलात्मक ढंग से चित्रण किया जाता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। अब इस रेखा चित्र में, इस कहानी में श्रीमती महादेवी वर्मा यानी जो लेखिका है वो क्या बताने चाह रही है कि एक दिन वे किसी अतिथि को छोड़ करके स्टेशन पर और घर लौट रही थी, तो उन्हें रास्ते में चिड़िया और खरगोश की दुकान पर उन्होंने अपने ड्राइवर को जाने का बोला, रुकने का बोला। तो वहां पर से बड़े मियाँ नामक व्यक्ति जो कि उस दुकान के मालिक थे वो आए और उन्होंने कहा कि मैंने शंकरगढ़ के चिड़ीमार से 2 मोर के बच्चे लिए हैं, तो उन्हें आप पाल लीजिए। तो लेखिका को बहुत प्यार था पक्षियों से और जानवरों से, तो उन्होंने, लेखिका ने उनको लेने के लिए हाँ कर दी। बड़े मियाँ जो थे वो बोले जा रहे थे, बहुत ज्यादा बातूनी थे, बोले जा रहे थे वो। तो लेखिका ने उनसे पूछा कि मोर ये कि तो बताओ कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। तो जो बड़े मियाँ थे उन्होंने अपने हाथों से उधर दुकान की तरफ उन्हें दिखाते हुए कहा कि वहां रखे हैं बच्चे। तो लेखिका ने वहां से देखा कि 2 तीतर के जैसे 2 छोटे बच्चे उसमें पिंजरे में बैठे हुए और इतने अच्छे लग रहे थे जैसे कि कोई फोटो की फ्रेम हो। अब बड़े मियाँ जो थे बहुत ज्यादा बोलते थे, है ना, उनके भाषण की मेल, जैसे जो फ्रंटियर मेल होती है ना, वैसे उनके भाषण की मेल चले जा रही थी कि वो उन्होंने कितने में उसको लिया है, किनको? मोर को। तो बड़े मियाँ कहते हैं कि मैंने ये मोर कितने में खरीदे? 30 रुपए में। तो लेखिका उनसे, बड़े मियाँ से 35 रुपए में उन मोर के जोड़े को खरीद लेती है, मोर को और मोरनी के बच्चे को खरीद लेती है और अपने घर ले आती है। तो जब वो अपने पास में रखती है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो पक्षी जो है दोनों वो उड़ने को बेताब है। तो घर पहुंचते ही वो, उनके घर वाले सब कहते हैं कि तुम तो ठगा गई हो और ये मोर के बच्चे नहीं है, ये किसके बच्चे हैं? ये तीतर के बच्चे हैं। तो उनको मतलब एक चिढ़ सी हो गई थी लेखिका को, तो वो चिढ़ के मारे ही शायद उनका पक्षियों का विशेष ध्यान रखने लगी और घर ला करके उन्होंने उन मोर के पक्षियों को कहाँ रखा? मोर के बच्चों को कहाँ पर रखा? अपने पढ़ने के कमरे में। और उनको क्या दिया? उन्होंने सत्तू की गोलियां और पानी रखकर उन्होंने पिंजरा खोल दिया अपने कमरे में ले जाकर के। फिर वे दोनों पिंजरे से निकलकर कमरे में खो गए, कभी वो मेज के नीचे, कभी अलमारी के पीछे और आखिरी में कहाँ पर? रद्दी की टोकरी में जाकर के बैठ जाते थे। फिर इसी बीच कमरे का दरवाजा हमेशा अंदर से बंद रखा जाता था ताकि उनकी बिल्ली ना जाए। बिल्ली कौन थी? उनकी एक चित्रा नामक बिल्ली थी, उनकी वो भी पाली हुई बिल्ली थी, ताकि बिल्ली आकर उन्हें नुकसान न पहुंचा दे। फिर क्योंकि उसके लिए तो ये दोनों पक्षी नए व मजनबी थे ना, तो जाली घर के अन्य, तो उसने, जो बिल्ली ने, लेकिन कभी भी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, इसलिए उस दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था। फिर जब उन्हें चिड़िया, उनको लगने लगा कि मेरा कमरा तो अब एक चिड़ियाघर का रूप ले रहा है, तो लेखिका ने उन मोर के बच्चों को कहाँ पर रख दिया? ले जाकर के अपने चिड़ियाखाने में। चिड़ियाखाने मतलब जहां पर उनके और भी जानवर थे ना, वहां पर ले जाकर के उन्हें उन्होंने रख दिया। तो जालीघर के जो अन्य जीव जंतु थे उन्होंने दोनों शावकों का स्वागत धूमधाम से किया। कबूतर, खरगोश और तोते वो सब उनको अपने अपने ढंग से देख रहे थे और मोर के बच्चे फिर क्या हुआ? धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब कहते ना, मोरनी इतनी सुंदर नहीं होती है, लेकिन मोर तो बहुत सुंदर होता है। अब वो कैसे बढ़ने लगा मोर कि बढ़ते मोर के जो सिर की जो कलगी थी वो बहुत ऊंची, अच्छी, घनी और बहुत चमकीली हो गई, है ना। और चोंच कैसी हो गई? पैनी, मतलब तीखी हो गई। आंखों में नीलाभ चमक आ गई। गर्दन जो लंबी नीली गर्दन थी ना, हरे नीले पंखों में सफेद और स्लेटी कलर का अलग से छाया पड़ने लगी। और उनकी जो, उसकी जो लंबी पूंछ थी, उसके पंख पर इंद्रधनुषी रंग छा गए और गर्दन उसकी और ज्यादा ऊंची हो गई। उसकी जो पक्षी सुलभ क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसे देख करके लेखिका बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मतलब उसकी जो क्रियाकलाप थे ना, उसको देख करके उसे, लेखिका को बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर लगता था। क्योंकि और फिर जो मोरनी थी वो भी लंबी दूब चाही गर्दन और पंखों पर श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से उसकी सहचारिता बन गई। मतलब वो तो हालांकि इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी और जो मोर के साथ साथ रहती थी, तो ऐसा लगता था कि यह उसकी सहचारिणी बन गई है। फिर
नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, मतलब नीली गर्दन के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा। और जो राधा, वो जो मोरनी हमेशा उसके साथ रहती थी तो उसको क्या नाम दिया, राधा। तो नीलकंठ जो था उसकी स्थिति अन्य पशु पक्षियों के बीच सेनापति एवं संरक्षक जैसी, संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला, उनके जैसी थी। वह सभी पक्षियों को दाने की ओर घेर कर ले जाता, उनकी रखवाली करता और गड़बड़ करने पर उनको दंड भी यानी पनिशमेंट भी देता था। वह अन्य जंतुओं से बहुत प्रेम भी करता था, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ पनिशमेंट ही देता था, वो दूसरे जानवरों से प्रेम भी करता था। कभी कभी तो वो क्या करता था कि खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच से उठा लेता, कान से पकड़ के, और जब तक वो बेचारे बच्चे चिल्लाने नहीं लगते तब तक उनको छोड़ता नहीं था। तो इस तरीके से वो उनके साथ खेल भी खेलता था। वह पंख फैलाकर जमीन पर भी बैठ जाता और जाली घर के दूसरे जीव जो थे ना उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में खेलते थे। कभी जैसे छिपा छाई खेलते हैं ना, वैसे कभी उसके पंखों के आगे आते, कभी पीछे आते, कभी इधर जाते उधर जाते। तो फिर ऐसे ही क्या हुआ कि एक बार क्या होता है, एक सांप आ जाता है वहां पर। कहाँ आ जाता है, जाली घर में, जहां पर जीव जंतु रखे रहते हैं ना, वहां पर एक सांप आ जाता है। और सांप किसको पकड़ लेता है, एक छोटे से खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है ना। फिर वो जो खरगोश का छोटा जो बच्चा रहता है वो अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन सांप जो उसको आधा मुंह में ले लेता है और आधा वो बाहर रहता है। खूब बेचारा छोटा बच्चा इतना चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज भी नहीं निकलती है। लेकिन उसकी आवाज को कौन पहचान लेता है, नीलकंठ। तो नीलकंठ उसकी आवाज को पहचान लेता है और अपने लंबे तीखे जो चोंच होती है उससे उसको सांप को मार गिराता है और उसको छुड़ा लेता है। किसको छुड़ा लेता है, खरगोश के बच्चे को, और उसके सांप के 2 टुकड़े कर देता है। तो इस प्रकार से वो दूसरों की सहायता भी करता है। अब राधा ने, वो उस समय राधा भी उसके साथ साथ ही रहती है, तो वो भी देखती रहती है कि नीलकंठ जो अपना काम कर रहा है ना। तो मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। मतलब वो सिर्फ एक, आप मोर ने उसको सांप को मारा था इसलिए उसको एक हिंसक पक्षी नहीं बोल सकते हम, उसको बाज चील आदि इनकी तरफ से नहीं रख सकते, इनकी श्रेणी में हम नहीं रख सकते, क्योंकि वो तो कलात्मक सुंदर जीव है ना, वो तो नृत्य भी करता है। अब वो जब बादल आते हैं तो उसकी सांवली छाया में वो अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बना करके नृत्य भी करता था। जैसे जैसे वो बादल छाते थे वैसे वैसे वो अपनी नीलकंठ जो था वो अपनी तन्मयता से नृत्य करने लगता था, है ना। और मोर, ये जो थी राधा मोरनी, वो भी उसका साथ देती थी, कभी उसके आगे आती कभी उसके पीछे आती, है ना। तो ये क्या करता था नीलकंठ, उसके जो इसके साथ में, राधा के साथ में नृत्य करता था। एक दिन जब लेखिका बैठी हुई थी, कुछ पढ़ रही थी, तब वो सोच रही थी कि ये इसको नीलकंठ को कैसे समझ में आ जाता है कि इसका नृत्य मुझे अच्छा लगता है ना। क्योंकि क्या करा उसने नीलकंठ ने कि अचानक से उसके सामने आके वो नृत्य करने लग जाता है लेखिका के सामने। तो उनको ऐसा महसूस होता है लेखिका को कि इसे कैसे पता चला कि इसका नृत्य मुझे भाता है। तो वो कभी है ना लेखिका के आगे आके नाचने लग जाता, कभी उसके झूले पर आ जाता। इस प्रकार से वो किसी भी तरीके से लेखिका को रिझाने की कोशिश करता था। तो उनके यहाँ लेखिका के जो विदेशी अतिथि आते थे ना, विदेशी जो मेहमान आते थे, उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, परफेक्ट जेंटलमैन। क्यों दिया था ये नाम, क्योंकि वो जो विदेशी मेहमान आते थे ना उनके सामने भी इसी तरीके से वो नृत्य करता हुआ खड़ा हो जाता था। तो उसे लेखिका को ये देख करके बहुत अच्छा लगता था। वो देखती थी कि जिन पैनी जरा तीखी चोंच से वो सांप के टुकड़े कर लेता है, उसी तीखी चोंच से वो बड़े प्यार से लेखिका के हाथों से दाना चूकता था। और उसे फल वाले पेड़ों से ज्यादा अच्छे कौन से लगते थे पेड़, जब पेड़ फूलों वाले से होते थे। वसंत के मौसम में जब आम के पेड़ पर मोर आ जाते थे, मंजरियां आ जाती थी और खूब फूलों पुष्पों से फूल जो पेड़ होते थे वो पल्लवित हो जाते थे, तो वो इतना बेचैन हो जाता था कि उसे थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी, वर्षा ऋतु। जैसे ही बादल आते तो उन दोनों की केका शुरू हो जाती, मतलब वो आवाज लगाना शुरू कर देते थे और उनकी जो आवाज होती थी वो तीव्र से तीव्रतर होती जाती थी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था बारिश की जो आवाज होती थी, बादल जो गरजते थे बरसते थे। मोर को तो अच्छे लगते ना, आपने भी देखे होंगे ना कभी मोर को भी नृत्य करते हुए। तो और जो वर्षा जब रुक जाती थी तो दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैला करके सुखाता भी था। और मोर और मोरनी वो दोनों कभी कभी एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर
पंखों का गीलापन भी दूर करते रहते थे। इस आनंद, अब बोल रही है लेखिका आगे कि इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। अब इन दोनों की जोड़ी में एक विछोह भी था। अभी कैसे हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि वापस लेखिका उधर से ही नकस खोने यानी कि जानवरों के पिंजरे के वो जो दुकान थी वहां से निकल रही थी, तो वहीं पर बड़े मियाँ ने फिर से उनको रोक लिया और इस बार उन्होंने बड़े मियाँ ने क्या दिया, उनको एक और मोरनी दी, है ना। वो मोरनी राधा के समान ही थी, लेकिन उसका एक पैर की उंगलियां टूट गई और वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो बता रही थी, बोले देखो चिड़ी मार ने इसका कैसा हाल किया, और ये वो मतलब इतना बोलते। बड़े मियाँ तो शुरू से बहुत ज्यादा बोलते थे ना, तो वो फिर से बड़े मियाँ ने जो थे लेखिका के सामने इतनी बात बोली। तो फिर आखिरकार लेखिका ने फिर से 7 रुपए दे करके और उस मोरनी को भी अपनी कार के आगे की सीट में रख के घर ले आई। अब फिर से जो उनका पढ़ने लिखने वाला रूम था वो फिर से उस मोरनी के लिए वहां पर अस्पताल बन गया। वो फिर उसको वहां पर रखा, उन्होंने उसकी खूब सेवा चाकरी करी, उसका इलाज किया और वो मोरनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और डगमगाती हुई चलने लगी। और उसका नाम उन्होंने क्या रखा, कुब्जा। क्या नाम रखा उसका, कुब्जा। ऐसा उसका नाम था कुब्जा, वैसा ही उसका स्वभाव भी था। उसकी किसी पक्षी या जानवर से मित्रता नहीं हो सकती थी। मतलब उसका स्वभाव ऐसा था कि वो सबसे, किसी से उसकी पटती नहीं थी, है ना। तो वो जैसे राधा ने 2 अंडे दिए थे तो उसको पंख में जब छुपाए बैठी थी तो कुब्जा ने उसको भी चोंच मार के ढकेल दिया और फोड़ दिया, है ना। किसी के पंख नोच डालती थी, किसी को चोंच मारती थी। तो इस तरीके से क्या होता है कि इस झगड़े के कारण राधा भी नीलकंठ से थोड़ी दूर रहने लगी। उसको ये पसंद नहीं आता था कि राधा नीलकंठ के पास जाकर रहे या नीलकंठ के साथ नृत्य करे या उससे साथ में रहे। तो वो किसी को नीलकंठ के पास नहीं आने देना चाहती थी। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे राधा और नीलकंठ अलग अलग होने लग गए। और ये सब करने के कारण, राधा से शायद दूरी होने के कारण, नीलकंठ भी जो हमेशा मंडलाकार पंख बना करके खड़ा रहता था वो एक थका थका सा रहने लगा, उसकी आंखों में एक शून्यता रहने लगी और बड़ा उदास सा रहने लग गया। फिर उसने, लेखिका ने देखा कि एक दिन जब वो उठी 3-4 महीने के बाद, सुबह जाकर उसने देखा कि नीलकंठ जो था वो पूंछ और पंख फैलाए धरती पर बैठा हुआ है, जैसा खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा करके वो बैठता था। जब वो खेलता था ना खरगोश के बच्चों के साथ में, तो पंख फैला करके जैसे जमीन पे बैठ जाता था, वैसा वो बैठा हुआ है। तो वो उसको पास में जाकर के देखती है, उसको आवाज देती, तो भी उसमें कोई हलचल नहीं होती है। तो क्या होता है कि नीलकंठ मर चुका था। बहुत ही वो उदास रहता था पिछले कुछ 3-4 महीनों से। तो पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है कि राधा से दूरी के कारण वो उदास रहने लगा था और नीलकंठ मर गया। लेकिन लेखिका को आज तक समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों था, क्योंकि उसे ना कोई बीमारी हुई थी और ना उसके शरीर पर किसी चोट के निशान थे। फिर भी वो लेखिका ने आखिरकार उसको शॉल में लपेट के ले गई और उसको नदी में ससम्मान उसको प्रवाहित किया। तो इस प्रकार से नीलकंठ से तो वो उसकी नीलकंठ तो जा चुका था। इसके बाद क्या हुआ था कि फिर जो राधा थी वो भी बिल्कुल निश्चेष्ट रहने लगी। राधा भी बहुत उदास सी, अनमनी से रहने लगी। फिर एक दिन आम के से नीचे उतर कर आई वो कुब्जा जो थी ना, कुब्जा कुब्जा कौन थी, जो दूसरी मोरनी आई थी ना बाद में, जिसके पैरों में चोट लगी हुई थी। तो वो जब अशोक कचनार के पैरों में, उसमें वो भी नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन जब वो आम के पेड़ से उतर कर नीचे आई तो कजली नामक एक कुतिया थी, है ना, एक कुतिया थी, तो उसको उसने चोंच से मार दिया। चोंच से जब उसने उसको मारा तो उसने, कजली ने उसके ऊपर फिर से हमला कर दिया। तो उसने उसके ऊपर हमला करने से उसकी गर्दन पर दांत लग गए। तो उसके कारण जो कुब्जा थी वह भी मर गई, उसे भी नहीं बचा पाया, उसे भी नहीं बचा सका। लेकिन जो राधा थी वो आज भी प्रतीक्षा में ही दुकेली है। दुकेली का मतलब जब किसी और की याद में रहते हैं ना, तो उसे दुकेली कहते हैं। ऐसा लगता है राधा को देखकर कि वो इतनी उदास है, वो आज भी नीलकंठ को याद कर रही है। और जब भी आषाढ़ के मौसम में ऊपर आसमान में बादल छाते हैं तो वो कभी ऊंचे झूले पर जाती है, कभी अशोक की डाल पर जाती है और कभी अपनी केका के स्वर को तीव्रतर करके, और ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं नीलकंठ को ढूंढ रही है और उसे बुला रही है। तो बच्चों, आपको ये उम्मीद है कि कहानी पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसे फिर से पढ़ेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, गुड डे।